हमारे मित्तल साहब, दरअसल मुझे अशोक नरवाल जी का परसों फोन आया। उन्होंने कहा कि भाई साहब मीटिंग में ना एक मित्तल भी जुड़े हुए हैं और एक पंडित भी जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा वो मित्तल और पंडित हमारे ही हैं, चिंता मत करो। यहाँ सारे जितने भी आते हैं हम उनका सब पता कर लेते हैं, और यहाँ कोई दूसरा आके करेगा भी क्या? यहाँ कौन सा लड्डू, उसके काम की कोई चीज नहीं है। कोई आएगा भी तो क्या करेगा, बेचारा परेशान हो जाएगा। तो मित्तल साहब ने पूरा अपना 34 साल का जो नौकरी का एक्सपीरियंस और जो उसमें झेला, सभी लोगों ने झेला है, सभी झेल भी रहे हैं, पहले भी झेला। और जो मूवमेंट उन्होंने देखी साहब के साथ में और जो परेशानियां देखी वो सारी उन्होंने यहाँ बताई और उसके बारे में आगाह किया। एक आगाह उन्होंने ये किया कि हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परेशानियां आती जाएंगी, हमें परेशान किया जाएगा। कभी रैली की परमिशन होगी, कभी नहीं होगी, कभी गाड़ी छीनेंगे, कभी बस छीनेंगे, कभी परमिशन को 2 दिन पहले कैंसिल कर देंगे, कभी 3 दिन पहले। ये सारे जो दौर हैं वो हमने सारे के सारे देखे हुए, क्योंकि यहाँ जितने भी पके पकाए लोग हैं वो उस दौर से गुजरे हुए हैं। ये सारी समस्याएं संगठन की समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं जितनी भी हैं, ये जो पार्टी और पॉलिटिक्स होती हैं उनकी समस्याएं हैं। दरअसल संघ इनकी समस्याओं से परे है। ये संघ की खास बात है कि संघ इन समस्याओं में नहीं आता, और संघ में ऐसी कोई समस्या कभी आती भी नहीं, क्योंकि संघ इतना सशक्त और इतना पावरफुल होता है कि ये छोटी मोटी समस्याएं तो उसके ऑरा से ही भग जाती हैं। ऑरा समझते हैं आप? जो बुद्ध के सर के पीछे जो एक चक्र होता है जिसमें रोशनी चमकती है, उसको ऑरा बोलते हैं, यानी उसकी चमक से ही भाग जाती हैं। संघ में इतना ऑरा होता है, इसलिए ऐसी कोई समस्या लगभग लगभग नहीं आएगी, क्योंकि हम यहां अभी उस समस्या तक पहुंचने से पहले हम एक और बड़ी समस्या पे काम कर रहे हैं। वो समस्या बहुत छोटी है कि प्रशासन ने हमारा मैदान कैंसिल कर दिया और एंड टाइम पे हमारे 50,000 आदमी आने थे और दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, अगर हमारा प्रशासन ने 50,000 आदमी का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया तो हमारा थोड़ा बहुत नुकसान होगा। हम 50,000 की शक्ल में नहीं मिलेंगे, 10-10 लोगों की शक्ल में मिल लेंगे। 10-10 लोगों की शक्ल में 5,000 जगह मिल लेंगे तो 50,000 पूरे हो गए। हमने कौन सा वहां रैली में भाषण देना है, हमने कौन सा वहां फोटो देके और गवर्नमेंट को गाली बकनी है। इसलिए वो समस्या नहीं आने वाली, और वो वैसे भी सेकेंडरी है। जो बड़ी समस्या है और जिससे हम जूझ रहे हैं और जिसको सब नजरअंदाज कर रहे हैं और देख नहीं रहे हैं और देख के बोल नहीं रहे हैं और उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोगों को बात करनी है, जिनको जिक्र करना है, वो खुद ही समस्या है और वो खुद उस समस्या का हिस्सा है, इसलिए बात नहीं करते। 29 लाख संगठन कभी नहीं कहते कि संगठन ही समस्या है। 4 लाख एक्टिव जो संगठन है वो कभी नहीं कहते कि हम ही समस्या हैं, हम ही समाज की समस्या है। समाज समस्या नहीं है। जो अलग अलग राजनीतिक दल बने हुए हैं, जो हमसे आके कहते हैं कि हमको मत देना, हमको मत देना, हमको मत देना, उसको मत देना, उसको मत देना, ये जो हमको बोलते हैं वो कभी हमको ये नहीं कहते कि एक क्षेत्र में चंद लोगों के लिए इतने सारे राजनीतिक दल क्यों। कभी नहीं आपस में कहते। इस समस्या का वो जिक्र भी नहीं करते, क्योंकि इस समस्या को जिक्र कैसे करें? वो खुद समस्या है, उन्होंने खुद क्रिएट की है, वो खुद कारण है। और हमसे अगर समस्या उठेगी तो हम पूछेंगे, इसलिए वो हम तक आने भी नहीं देते। वो हम तक कभी इस बात को नहीं आने देते कि एक ही क्षेत्र के अंदर कितने सारे संगठन अलग अलग तरह के बने हुए हैं, और फिर लोग कहते हैं कि संगठित नहीं होते। भाई संगठित तो लोग हैं, पर आप नहीं होने देते। इस समस्या को नहीं समझने वाले लोग, इग्नोर करने वाले लोग हमारी असली समस्या है, और इस समस्या पे चिंतन नहीं करते, बोलते नहीं, कहते नहीं, इसलिए समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक ऐसे जैसे डॉक्टर यूवी सिंह के पास कोई टीबी का मरीज आए और वो टीबी के मरीज की ना दवा खाए, ना उसका जिक्र करे, ना डॉक्टर को बताए, तो टीबी बढ़ेगी या घटेगी? टीबी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, मरेगा पक्का।
जब तक उस पे समस्या पे चर्चा नहीं करोगे, डॉक्टर को पूरी बात बताओगे नहीं, आपस में खुल के बात नहीं करोगे, फिर वो बताएंगे ये कैसे जाएगी, तो समस्या हल होगी। तो वो चर्चा नहीं होने देते, इसलिए समस्या बढ़ती जा रही है। और उसका परिणाम जब आता है तो डेथ में आता है, मृत्यु में आता है, अकाल मृत्यु में आता है, भयंकर मृत्यु में आता है, भैरव काल में आता है। और फिर दहाड़ मार मार के रोना शुरू कर देते हैं। मैं कल शाम से कम 60-70 फोनों से परेशान हो चुका, 60-70 से भी ज्यादा फोन आ गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं दिमाग घुमा रखा है। मायूसी के फोन आ रहे हैं, निराशा के फोन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे नाउम्मीदी के फोन आ रहे हैं, रोने धोने के फोन आ रहे हैं, पोस्टें सारी आ रही हैं। तो जिनके फोन आए मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई आप बड़ी चिंता में हो, बड़े मायूस हो। कई कई तो लोग कह रहे हैं कि अब हम क्रांति करेंगे, और कईयों ने तो वादा किया है कि हम 15 मार्च साहब के जन्मदिन से क्रांति करेंगे, मतलब तारीख भी तय कर ली है। ये क्षणिक गुस्से में है लोग, ये बस 2-3 दिन का है, उसके बाद एक टाइम फिक्स, मामला खत्म। ये हर साल हर बार ऐसे ही होता है, हर बार जूता पड़ता है, हर बार हारते हैं, हर बार मरते हैं, हर बार फिर कसम खाते हैं, फिर टाटा फिस। आदत पड़ी हुई है हारने की, और हार के रोने की, और रो के फिर ऐसे होने की। तो मैंने उनसे कहा, मैंने भाई आंसू अगर तेरे पुछ गए हो तो मेरे को बता, तूने फोन किया है, समस्या कहाँ है। कहता जी देखो ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये परिणाम ऐसे नहीं आया, ये वैसे नहीं आया। तो मैं उससे पूछता हूँ, वो छोड़, बड़ी बड़ी बात है, तू ये बता कि तू अपने पड़ोस में कितनी जगह गया, क्या तू पन्ना का इंचार्ज बना। जो पन्ना प्रमुख होता है, जो पन्ना प्रमुख की पॉलिसी साहब काशीराम ने बताई थी कि एक आदमी एक पन्ने को संभालेगा, ये पॉलिसी हमारी पॉलिसी थी, ये साहब काशीराम ने बनाई थी। क्या तूने एक भी पन्ने का इंचार्ज बना। कह रहा जी पन्ना प्रमुख क्या होता है। अरे जब तेरे को ये पता नहीं कि पन्ना प्रमुख क्या होता है तो तेरे को क्या पता। तो मैंने कहा अच्छा ये बता, तेरे आसपास कितनी वोट हैं जो तूने पढ़वाई। कह रहा जी मेरा काम थोड़ी है, ये जो नेता है उनका काम है। अरे तो भाई जब तू नेता का काम है तो नेता का रिजल्ट आ गया तो फिर रो क्यों रहा है, नेता को रोने दे, तू क्यों रो रहा है फिर। जब तूने काम ही नहीं किया, जब तुझे पता ही नहीं कि पन्ना प्रमुख क्या होता है, तेरे आसपास की जिम्मेदारी तेरी है, तुझको ये पता ही नहीं कि तेरे क्षेत्र में कितने वोटर हैं, तेरे क्षेत्र में कितने सेंटर हैं, जब तुझको ये पता ही नहीं कि सेंटर क्या होता है, तू वहां पोलिंग एजेंट बना या नहीं बना, जब तूने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, तो धाड़ काय को मार रहा है, क्यों उदास है, क्यों रो रहा है। काम करे कोई और, उदास हो तू, ये समझ में नहीं आया मुझे बात। तो ये सारे लोगों से जो मैंने सवाल पूछे, उनके सबके सवाल के जवाब निगेटिव आए। काम नहीं किया किसी ने भी, बस रोना है, दूसरा कोई काम करे। वो देख रहे हैं तमाशा, ढोल कैसा बजा, कैसा फटा, और उस पर वो चिंतन कर रहे हैं। बड़ा महान चिंतन है, बिना काम के चिंतन करना महान चिंतन होता है भाई। करना कुछ नहीं है, रोना सबसे ज्यादा है, हम ही सबसे ज्यादा परेशान है। तो उनकी बात तो उनके साथ है, उन्होंने जो किया, जो वो कर रहे हैं, वो हमें भी दिखाई दे रहा है, उन्हें भी दिखाई दे रहा है। पर ये सवाल हमारे सामने भी आने वाला है। 10 महीने हो गए, और 10 महीने से अब हम 11वें महीने में, 12वें महीने में कूदेंगे, और 4 मई को हम पूरे 365 दिन हो जाएंगे। और 4 मई को जब 365 दिन हो जाएंगे तो कुछ तो हम कोविड का बहाना मान लेंगे। बीच में कोविड था, हम तो जा नहीं पाए, आ नहीं पाए, ये हो गया, वो हो गया। कुछ 2-4 बहाने ऐसे मार लेंगे कि जरा एग्जाम थे बच्चों के, इधर चले गए, उधर चले गए। कुछ बहाने ऐसे मार लेंगे कि भाई साहब जा रहा हूँ, एक शादी आ गई, बीमारी आ गई, फलाना हो गया, ढलाना हो गया। कुछ ऐसे बहाने मार लेंगे, क्या करें, उधर चुनाव आ गया था, हम तो उसमें लग गए। कुछ ऐसे बहाने मार लेंगे, भाई साहब क्या करें, अभी 14 अप्रैल भी मनानी है, उसका भी हम झंडा बल्ला लेके आ रहे हैं। तो बहाने तो सारे मारोगे, पर रिजल्ट नहीं आने वाला बहानों से। जो बहानेबाज होता है उसकी मृत्यु पक्की है। जो काम का बहाना ढूंढता है, क्योंकि काम के बहाने वालों से कहीं कोई काम नहीं होने वाला। इन बहाने बनाने बनाते बनाते ही हमारी ये हालत हुई है कि हम नाली में बह गए। अगर हम बहाने नहीं बनाते और एक्सक्यूज नहीं ढूंढते, कोई कारण नहीं ढूंढते, और ये कहते कि भाई साहब ये काम भी करूंगा और ये काम भी करूंगा, और प्रायोरिटी पे अपनी सुरक्षा का काम लेते, शरीर पे भोजन डाल रहे हो, खाना खा रहे हो, बढ़िया बादाम खा रहे हो, काजू खा रहे हो, और जो गर्दन पे तलवार लटकी हुई है उसका इंतजाम नहीं किया, तो काजू खाने का फायदा है, तो बादाम खाने का फायदा है, तो सेहत बनाने का फायदा है क्या मरने के लिए। जैसे बकरे का बलि दी जाती है, उसको काजू खिलाए जाते हैं, बादाम खिलाए जाते हैं, किशमिश खिलाए जाते हैं, और फिर उसको ईद वाले दिन उसको जिबे किया जाता है, उसकी बलि दी जाती है, क्या इसलिए खा रहे हो भाई। अगर अपनी सुरक्षा पे ध्यान नहीं है, अपनी तलवार जो गर्दन पे लटकी हुई है अगर उस पर ध्यान नहीं है, तो काम क्या किया फिर, कौन सा काम किया। खाने का काम किया, उससे क्या होने वाला है। सेहत बनाने का काम किया, सेहत बनाने का काम भी जरूरी है, मगर उसको बचाने का काम उससे ज्यादा जरूरी है। एक खराब सेहत हो और बची रहे तो वो बेहतर है। एक अच्छी सेहत हो और बंदा मर जाए, खत्म हो जाए, तो वो खराब है।
और एक अच्छी सेहत और उसको बचा भी ले तो वो सबसे बेहतर है। तो सबसे बेहतर के लिए काम करना है कि तन मन को अच्छा रखना है, उसकी सुरक्षा भी करनी है। तो ये सवाल पूछने वाले लोगों से कुछ बहाना आप बना दोगे, कहेंगे अरे ये हमसे सवाल पूछ रहा है, ये कोई संगठन वाला है जो हमसे पूछ रहा है, हम तो संघ वाले हैं, ये बहाना चल जाएगा। अरे ये कोई नेता है जो हमसे पूछ रहा है, हमारे यहाँ तो नेतागिरी होती नहीं है, तो जवाब दे दोगे तो ये बहाना चल जाएगा। अरे ये कोई ऐसा ही बंदा होगा जो प्रॉमिस प्रॉमिस करता होगा, इधर उधर बातचीत करता होगा, कहीं पैसे वैसे चंदा वंदा लेता होगा, हम तो चंदा वंदा लेते नहीं है, ये बहाना चल जाएगा। आप सारे सवालों के जवाब दे दोगे, उद्देश्य का भी जवाब दे दोगे, पर अपने आप से क्या जवाब दोगे? दूसरों को जवाब तो दे दोगे, क्योंकि संगठन के अंदर कमजोरियां बहुत होती हैं और संघ में कोई कमजोरी नहीं है। मैं यकीन से कहता हूं कि आप किसी भी साधारण संगठन वाले को ठोक के जवाब दे दोगे, उसके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपका जो समर संघ है उसमें सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। मगर इसका जवाब आप अपने आप से कैसे दोगे कि एक साल में कहां पहुंचे? टारगेट तो कोई फिक्स है नहीं और यहाँ कोई नेता नहीं है, इसलिए बचने का सवाल नहीं है। संगठन में तो आप कह दोगे नेता की जिम्मेदारी नेता से जाके पूछो, यहाँ कोई नेता नहीं है तो आपसे पूछा जाएगा। आप समर संघी हो और आप बेशक इसके एक्टिव मेंबर नहीं भी हो, आप इसके स्पोक नहीं हो, तो भी समर संघी हो, तो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आप क्या जवाब दोगे? कैसे इससे बचोगे? क्या बताओगे कि काम क्या किया, क्या नहीं हुआ, टारगेट कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, रोटी खाने से पहले कितना काम किया, कितना काम नहीं किया? ये सवालों के जवाब एक साल तक चुप रहते हैं लोग, 365 दिन चुप रहते हैं, 366 दिन में सवाल होने शुरू हो जाएंगे। अब तक जितने सवाल समर संघियों ने लोगों से पूछे हैं, लोग उतने ही सवाल अब समर संघियों से पूछेंगे, और सबसे पूछेंगे। अपने कॉलर और अपने गिरेबान ठीक कर लेना भाई, अभी वक्त ज्यादा खराब नहीं हुआ है। हम 6 महीने हमने इस बात पे लगाए कि समर संघ का कंसेप्ट पे लोगों को जानकारी हो जाए, लोग सवाल जवाब करें, लोगों को जानकारी हो गई, सारे समर संघी बन गए, उनको भरोसा हो गया। और अगले 3 महीने में इस बात में लगाए कि हमको कैसे कैसे मीटिंग करनी है, मीटिंग खुल गई है, कोविड खत्म हो गया है, और अगले 3 महीने हमको धड़ाधड़ मीटिंग लगानी है। तो मीटिंग से मीटिंग पैदा करनी है। मीटिंग से अगर मीटिंग पैदा नहीं करोगे तो मीटिंग बांझ कहलाएगी, बांझ। अगर जो मीटिंग स्पोक पैदा ना कर सके और जो मीटिंग मीटिंग पैदा ना कर सके आगे, उतनी बांझ है। एक माँ के अगर 4 बच्चे होते तो माँ अच्छी मानी जाती है, 4 बच्चे हैं, 4 पैदा किए हैं, एक पैदा करती है तो एक मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि पैदावार कितनी ज्यादा है, उत्पत्ति कितनी है, जाति कितनी है, तो पता चलेगा। जाति का मतलब उत्पत्ति है। तो वैसे ही एक मीटिंग से कितनी मीटिंग आपने निकाली है, वो मीटिंग की सफलता है। और एक मीटिंग में कितने स्पोक निकाले हैं, मतलब जिम्मेदार व्यक्ति, कार्यकर्ता, काम करने वाले लोग जो जिम्मेदारी लेंगे, महापुरुषों की विरासत के लोग, वो सफलता है। उससे हम बढ़ेंगे, उससे नेट बढ़ता है। आपने मीटिंग की, पूरी ताकत लगाई, पैसा पूरा लगाया, आपने पूरे 1 महीना लगा दिया, घर बार सब छोड़ छाड़ के लगे, मेहनत की, आपने इकट्ठे किए, और वो मीटिंग में 500 700 800 आदमी आपने पूरी मेहनत से इकट्ठे किए, उसको इवेंट कहते हैं। अगर उसकी सक्सेसर मीटिंग नहीं होती है, आगे लगातार मीटिंग नहीं बढ़ती है, उसमें से लगातार सक्सेसर वर्कर या कार्यकर्ता या जिम्मेदार व्यक्ति या स्पोक नहीं निकलते हैं, तो वो इवेंट हो जाता है। इवेंट में क्या होता है कि आपने काम किया, काम करने के बाद में पूरी शक्ति लगाई, आपने तो ईमानदारी से काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, लोग भी किए, मगर परिणाम तो नहीं आया। धूमधाम से आपने सारे काम किए मगर वो आगे नहीं बढ़ा, तो वो तो काम चला नहीं ना, रुक गया। और रुके हुए काम का और रुके हुए पानी का कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए हर व्यक्ति इन 3 महीनों में मेहनत करे, क्योंकि मई में हर व्यक्ति अपने गिरबान में खुद झांक के देखे और यहाँ खुद आके बताए क्या काम किया। कोई 10 स्पोक जोड़ सकता है तो 10 बनाए, कोई 8 स्पोक जोड़ सकता है तो 8 बनाए, एक डायरी मेंटेन कर ले। ये डायरी बनाने की आदत डाल लो भाई। देखो, बकतम की कुछ नहीं चलती, जो बकना है, जो बकता है, जो बोलता है, जो मौखिक है, उसका कुछ नहीं चलता। जो लिखतम है वो आपके हाथ में रहेगा। जब वो आपके हाथ में रहेगा तो आप उसको बता सकते हैं कि मैंने इस महीने में इतना इतना काम किया। सफलता मिली या असफलता मिली वो सेकेंडरी है, वो द्वितीय बात है, वो दूसरी बात है। आपने प्रयास किया, ये पहला काम है। आप प्रयास करोगे तो कामयाबी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। आप अच्छा काम करोगे तो उसका खराब परिणाम नहीं आ सकता। अच्छा परिणाम आए या ना आए, मगर खराब नहीं आ सकता। आप खराब काम करोगे तो खराब परिणाम आएगा ही आएगा, उसका अच्छा नहीं आ सकता। अगर कोई नशा करेगा, सिगरेट पिएगा, तो भाई फेफड़े खराब होंगे ही होंगे, उसका लीवर खराब हो गई होगा। कोई शराब पी के और धूम्रपान करके ये कहे कि मेरा लीवर और फेफड़े खराब ना हो, इम्पॉसिबल है। पर कोई आदमी शराब ना पिए और अगर वो धूम्रपान ना करे तो उसके फेफड़े खराब होने की परसेंटेज बहुत कम है। यूं उसकी सांस से, हवा से, किसी बीमारी से और से हो सकती है, मगर
धूम्रपान से और शराब से लीवर खराब होना, इसकी इसकी संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि वो तो सेवन नहीं किया उसने, वो तो पिया ही नहीं। इसलिए हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। इस अच्छे काम को करने के बहुत तरीके बताए गए हैं। आप अपने रिश्तेदार से परिचित की लिस्ट बना लीजिए और एक एक आदमी का आइडेंटिफिकेशन कीजिए। इसको आप अपने रोजी रोटी का काम समझ के कीजिए, क्योंकि आप ही सिपाही हैं और आप ही जनरल हैं। यहाँ सारे लोग खुद ही सिपाही हैं और खुद ही जनरल हैं। उनको व्यक्ति से बात भी खुद करनी पड़ेगी, लिस्ट भी खुद बनानी पड़ेगी, मिलना भी खुद पड़ेगा, फोन भी करना पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, और आने जाने का पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, वो भी कहीं से नहीं मिलने वाला। और ये काम करना भी पड़ेगा। अगर नहीं काम करना है तो जैसे कल 60-70 फोन आए, कल तक आए हैं, और 2 साल बाद में ये 600 फोन आएंगे, और उसके बाद फोन आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि फोन ही नहीं रहेगा लोगों के पास में, हमारे बात ही खत्म हो जाएगी। ना तो उनमें नेट होगा, ना पैसा होगा उनके पास, फोन ही खत्म हो जाएंगे, तो बात करने की पोजीशन में भी नहीं रहेंगे। इसलिए जो लोग शांति में मेहनत करते हैं, जो लोग अच्छे समय में मेहनत करते हैं, उनका जो भैरव काल है, उनका जो भयानक काल है, उनका जो आपातकाल है, जो उनका कठोर काल है, कठिन समय है, वो टल जाता है। और जो लोग अच्छे शांति के समय में आराम से रोटी खा के तान के सो जाते हैं, वो भयानक समय में मारे जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई तैयारी है नहीं। भयानक समय में, आपातकाल में वही बचेगा जिसकी शांति काल में तैयारी है। तो अभी शांति काल, तो शांति काल नहीं है, आपातकाल ही चल रहा है, मगर फिर भी भैरव काल से बेहतर है। तो आप जुड़ने और जोड़ने का कितना काम करेंगे और कितना जवाब देना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। आपके ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं है, यहाँ कोई पद वद नहीं है, यहाँ कोई पोस्ट नहीं है, कोई आपसे कहेगा अरे बताओ तुमको भैया ये पद दिया था, ये पोस्ट दिया था, तुमने कितना किया कितना किया। ये तो आपकी मॉरलिटी है, ये तो आपका सदाचार है, ये तो आपका संघ के प्रति जिम्मेदारी दायित्व है, कर्तव्य है, और ये आपको खुद ही उठाना है, कोई नहीं कहेगा। और अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके कहेगा, तो भूल जाइए, संघ के अंदर कोई नहीं कहता। संघ के अंदर काम करने का खुद जज्बा होना चाहिए। अगर खुद जज्बा नहीं है तो यहाँ कोई नहीं कहने वाला आपसे, कोई आपको यहाँ किसी के पास राइट नहीं है जो आपको फटकार के ये कहे कि ये काम करो, ये काम नहीं करो, क्योंकि यहाँ जो काम होता है वो पूरी तरह से सदाचार पे और आचार पे और चरित्र पे और पूरी तरह से जो करेक्टर होता है उसके ऊपर होता है। तो आपका आचार कैसा है, सदाचार कैसा है, आपका करेक्टर कैसा है, आपका चित्त कैसा है, आप कितने चित्तवान हैं, कितने अम्बेडकरवादी हैं, कितने बुद्धवादी हैं, कितने संघवादी हैं, वो आपके काम से तय होता है। वो आपकी बातों से तय नहीं होगा, वो आपकी चालों से तय नहीं होगा। वो रिजल्ट कितना आया, और रिजल्ट सिर्फ 2 बातों का होता है कि जुड़ने और जोड़ने और मिलने मिलाने का काम कितना किया। और वो तय इस बात से होता है कि कितने लोगों को आपने मीटिंग की और कितने लोगों ने आगे मीटिंग की, कितने आपने स्पोक बनाए और कितने उन लोगों ने स्पोक बनाए। बस यही पैमाना है, और कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि तो काम ही एक है, जुड़ने का जोड़ने का। तो जो ज्यादा जोड़ लेता है वो ज्यादा काम करता है, जो कम जोड़ता है वो कम काम करता है, और जो बिल्कुल नहीं जोड़ता है वो बिल्कुल काम नहीं करता है। और अगर सारे काम नहीं करेंगे और जुड़ने जोड़ने का काम नहीं करेंगे तो 100 साल में भी नहीं जुड़ेंगे। 1 साल बाद तो हम बता ही देंगे, और हर महीने अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं कि हर 1 महीने में कितने जुड़े कितने नहीं। हालांकि काम ठीक चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 18 राज्यों के नाम आने लगे, 18 राज्यों में लोग हैं, मीटिंग होने लगी है, मगर इससे बात नहीं बनने वाली, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और जगह बहुत ज्यादा है। इसलिए हर व्यक्ति को इसमें वो टाइम जो हम पहले खराब कर चुके हैं वो टाइम भी यहाँ कवर करना है, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर ज्यादा काम नहीं करेंगे तो अब हमारे आगे पीछे कोई माई बाप नहीं है। एक छोटी बहुत उम्मीद रह जाती थी कि कहीं कोई माई बाप है तो शायद कुछ हमें मिल जाए, वो उम्मीद खत्म हो चुकी है। अब तो अपनी उम्मीद हम खुद ही हैं, अपना भरोसा हम खुद ही हैं। अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई है ही नहीं भरोसे के लिए। तो हम खुद का भरोसा है, हम खुद की उम्मीद है, और खुद ही को काम करना है, और खुद ही को बुलंद करना है, और खुद ही को लगना है। तो जब सारे काम खुद ही करने हैं तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर से किया हुआ काम और समय निकलने के बाद किया हुआ काम वो बेकार होता है। खेत चुग जाए सारी चिड़िया, और उसके बाद में आए बहेलिया कि मैं चिड़िया को उड़ाऊंगा हटाऊंगा, किसान आए कि मैं चिड़िया मारूंगा, तो क्या करेगा वो? तो खेत चुग के भाग गई सारी सारी। अब उसमें क्या ठुंट बच्चे हैं, उठा लो उन ठुंटों को, ले जाओ बच्चों को खिला देना कि भैया तुम्हारे लिए ठुंट बच्चे हैं, तो जानवर का खाना बच्चों को खाना, उनको खिलाना। इसलिए समण संघ के अंदर इस बात पे खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है कि भाई आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुद मुख्तियार हो जाएं। अगर आप खुद मुख्तियार नहीं होंगे तो आपके हिस्से का जो
काम है उसे कोई और कर जाएगा और कोई ले जाएगा और आप देखते रह जाओगे, और रोने धोने के अलावा कुछ नहीं है। और इस बार हम रोने धोने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। हम रोएंगे धोएंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ऐसा भी नहीं है कि लड़ने के बाद हम हारेंगे, हम 100% जीतेंगे, 200% जीतेंगे। यहाँ हमें जो योगेंद्र सर हैं उन्होंने एक सवाल पूछा है, वो सवाल बड़ा जायज और बड़ा अच्छा सवाल है। वो कहते हैं कि ये जो सफेद कपड़े हम पहने जाते हैं, इसका भारत में या इसका हमारे से क्या मतलब है, क्या नहीं है। क्योंकि ये जो श्वेत शब्द है, आपने अश्वेत पढ़ा होगा और श्वेता पढ़ा होगा। श्वेता और अश्वेत में शय लगा हुआ है, शय पाली में नहीं होता। श्वेत और अश्वेत बोलते हैं। आपने अगर असित ऋषि का नाम सुना हो, असित ऋषि जो बुद्ध, जो भगवान बुद्ध उनके धम्म में है। असित का मतलब है एक तरह से असह्यत, यानी कि काले, काले इसी काले वैज्ञानिक, बच्चों के काले डॉक्टर। तो श्वेत का मतलब होता है सफेद, और अश्वेत का मतलब होता है जो सफेद नहीं है, यानी कि जो सफेद नहीं है उसको अश्वेत बोलते, किसी भी रंग का हो सकता है। तो पहले यहां पूरी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर भी कपड़ा नहीं बना था। जब कपड़ा नहीं बना था तो कपड़ा पहनते भी नहीं थे। तो शरीर को ढकने के लिए छाल होती थी, पत्ते होते थे, और उसके बाद में जो जानवर है उनकी खाल होती थी। जिसके पास जानवर की खाल होती थी पहनने के लिए, वो बड़ा रिच माना जाता था, बड़ा बहुत ज्यादा बढ़िया माना जाता था। क्योंकि जो शेर का शिकार करके लाएगा वो शेर की खाल पहनेगा, जो भेड़िए का शिकार करके लाएगा भेड़िए की खाल पहनेगा। वरना तो गाय भैंस की खाल तो मिली जाती थी, उनको पहन लो। तो खाल बहुत कीमती होती थी, और जिसके पास जितनी ज्यादा खाल वो उतना बड़ा आदमी, बड़ा और उतना ज्यादा रिच। तो खाल पहनने का था। आपने देखा होगा पुराने फोटो में कुछ लोग खाल पहन लेते हैं और खाल को बिछा भी देते हैं। और बुद्ध के ऐसे मैंने लेह और लद्दाख के अंदर फोटो देखे हैं, जहां जो बुद्ध जैसी अवस्था में जो विपස්සना साधना कर रहे हैं, उन्होंने खाल पहनकर और खाल के ऊपर विपස්සना साधना कर रहे हैं, वो साधना करते हैं। तो खाल के बाद में फिर यहाँ कपड़ा बनना शुरू हुआ। कपड़ा बनना शुरू हुआ तो सूत से बनना शुरू हुआ, जो कपास है, और रेशम से बनना शुरू हुआ। बुद्ध के समय तक कपड़ा अच्छी तरह से लोग बनाना सीख गए थे, और कपड़े का व्यापार होता था, और कपड़ा बाहर भी जा जाता था, और कपड़े को पहनते थे। हालांकि कपड़ा बड़ा प्रीशियस था। तो कपड़ा उससे कपास से बनता था तो सारा सफेद ही बनता था, कपड़ा रंगीन नहीं होता था। मगर बुद्ध ने कपड़े को रंगना सिखाया लोगों को, और जो भिक्खु थे उनको बाकायदा कपड़े की रंगने की ट्रेनिंग दी गई। वो फूल पत्तियों से, छाल से, खाल से, जो प्राकृतिक चीजें मिलती थी उनसे वो कपड़े को रंगते थे। तो उनके चीवर रंगीन मिलते थे, जिनको कासाय वस्त्र बोलते थे। और कासाय जो वस्त्र थे, यानी कासाय रंग के उनको बोला करते थे। काशी में रहने वालों को कासाय बोलते थे, कि काशी में रहने वाले ऐसे वस्त्र हैं, क्योंकि वो काशी से वहां से आए तो वहीं से चीवर लाए होंगे। तो वो जो रंग था वो रंग चीवर का रंग हुआ, जिसको बाद में भगवा करके बोला गया। मगर जो उपासक और उपासिका यानी जो साधारण लोग थे वो नहीं रंगते थे। क्यों फालतू में रंगने का काम करें, तो उनका कपड़ा सफेद रहता था। तो जब हमारा सन्निपात बाहुल होता था बुद्ध से पहले, तो सन्निपात बाहुल में सबका कपड़े का रंग सफेद ही होता था। और वो जो पहनते थे उनके पास जो होता था वो अंग पोछा या अंग अंगोछा या अंग पुछना या अंग पुछनी, यानी उसको जिसको अंगोछा बोलते हैं, अंग पुछना या अंग पुछनी या अंग पुच्छा या अंगोछा करके बोला करते थे, या अंग रखा भी बोलते हैं कुछ लोग। वो होता था एक कपड़ा, और नीचे अधोवस्त्र होता था। अधोवस्त्र का मतलब है चेस्ट से नीचे, पेट से नीचे का वस्त्र। अधो माने नीचे होता है, वस्त्र माने। तो वो एक नीचे कपड़ा पहनते थे जिसको धोती बोल सकते हैं, और एक अंगोछा डालते थे, और बाकी शरीर उनका मोस्टली नंगा रह जाता था ठंड को छोड़कर। ये परंपरा थी। और खुशी के समय वो अपने अंगोछों को आसमान में उड़ाया करते थे, बिखेरा करते थे, तो उनके सफेद होते थे। तो हमारे जो सन्निपात बाहुल है पूरे देश के अंदर, खासतौर से जो नॉर्थ भारत या जो साउथ है उसके अंदर सब सफेद कपड़ा होता था, और वो सफेद कपड़ा आज भी लोग पहनते हैं। उस सफेद कपड़े की खास बात यह है कि अगर आप सफेद कपड़ा पहनते हैं तो उसमें शांति है, उसमें सुरक्षा है, उसमें एक पॉजिटिविटी है, और उसमें सुख शांति है। इसलिए सेनाओं ने भी बाद में जो शांति का कपड़ा है वो सफेद लिया। अगर आप सफेद झंडा लेके आ जाते हैं तो इसका मतलब कि युद्ध खत्म और शांति स्थापित हो गई, ये लड़ना नहीं चाहता, सरेंडर हो गया। तो जो सफेद है वो पूरी दुनिया में माना जाता है। जो कंट्री है, बाहर के कंट्री हैं, खासतौर से जो यूरोपियन लोग हैं, वो लोग अपने काले कपड़े पहनते थे अपने शोक के समय। जब उनको शोक मनाना होता था तो काले कपड़े पहनते थे। मगर भारत में शोक को बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि बुद्ध ने जो हमें ट्रेडिशन सिखाया है उसमें जब कुछ कोई मृत्यु होती है या कोई शोक का समय होता है, तो यहाँ शोक और अशोक दोनों एक ही बात माने जाते हैं। या मरने पे भी सफेद पहने जाते हैं और जीने पे भी सफेद पहने जाते हैं। यानी कि खुशी का क्षण है तो भी सफेद, और कोई दुख का क्षण है तो भी सफेद।
मगर बाद में यहाँ कल्चर चूंकि बाहर से आई तो उन्होंने हमारे इस सफेद कपड़े को, खासतौर से महिलाओं के सफेद कपड़े को, ये कह दिया कि ये विधवाओं के कपड़े हैं। दरअसल वो सारी की सारी नारियां और सारे सारे नरी सफेद पहना करते थे, मगर वो जो विधवा महिलाएं थी वो धर्म को बहुत पढ़ाती लिखाती थी, इसलिए उनको हेट की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा और उनकी शादियां या उनका जो कुछ सिस्टम है उसको बंद कराया गया। तो सफेद साड़ी, सफेद कपड़ा यहाँ एक विधवा का प्रतीक बना दिया गया और औरतों में नफरत की भावना भर दी गई कि सफेद का मतलब विधवा होना है। और उसको सफेद अच्छे खासे हमारे शांति के कलर को, रंग को, जो नेचुरल ट्रेडिशनल परंपरा बन चुका है हमारा, उसको उन्होंने यहाँ बंद कर दिया और वो सफेद सारा सारा कपड़ा बंद हो गया। मगर बौद्ध जितने भी लोग हैं, जब भिक्खु आया करते थे तो सारे सारे जितने भी सम्मेलन में बैठते थे, सन्निपात बाहुल करते थे, तो सफेद कपड़ों में बैठते थे। इसलिए पुरानी परंपरा के तहत में जो बाहर जहां भी धम्म है, वहां जितने भी उपासक उपासिका हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं और भारत के अंदर भी सारे सफेद कपड़े पहनते हैं। तो सफेद कपड़े हमारी एकता का, सफेद कपड़े हमारे ट्रेडिशन का, हमारा ड्रेस कोड और हमारी प्राचीन परंपरा और समणों का सफेद हमारा एक सिंबल है, इसलिए इसको अधिकतर लोग सफेद पहनते हैं। और सफेद कलर सबसे ज्यादा बौद्धों का है, उनका माना जाता है, इसलिए सफेद कलर सारे सारे आज भी पहनते हैं। ये आपके सफेद कलर का है। वैसे योगेंद्र सर, 2 तारीख को भाई मैं तो सफेद ही कपड़े पहन के जाऊंगा, मैंने ड्रेस बनवा रखी है, बाकी आप देख लेना आपको कौन सी पहनी है। बाकी छूट तो सबकी है, मगर मैं तो सफेद ही पहनता हूं क्योंकि मुझे तो सफेद अच्छा लगता है। धन्यवाद।